Welcome to the online lectures. Today I am going to take the chapter number 1, that is hereditary or evolution. Before starting with the chapter hereditary and evolution, I would like to give some flashback of 9th standard, that is few points which you need to understand first, then you will get into details कि आगे chapter में क्या है. So ये basic points जो आपने 9th में भी पढ़े हैं वो अभी आपको सिर्फ रिवाइज करने हैं. Let's start with very first thing, that is cell. इन होल ऑफ द टेक्स्ट बुक आपको ये वर्ड बहुत बार सुनने को मिलेगा, सेल. सो व्हाट इज सेल? सेल इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी. यानी जो सेल है वो दो टाइप्स के होते हैं. इट कैन बी अ प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल. ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, व्हाट इज प्रोकैरियोटिक एंड व्हाट इज यूकैरियोटिक. स्टिल आई विल टेल यू. प्रोकैरियोटिक मतलब जो छोटे सेल्स होते हैं विच आर फाउंड इन प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. और जो यूकैरियोटिक सेल्स है, दिस आर द सेल्स विच आर फाउंड इन हायर ऑर्गेनिजम्स. लेकिन इन सेल्स में जो यूकैरियोटिक सेल्स है इसमें भी ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर. दिस आर द टू टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. जैसे इनका नाम है वैसे ही उनके फंक्शंस है. यूनी मीन्स सिंगल, सो यूनिसेल्युलर मीन्स अ सिंगल सेल डूइंग ऑल द फंक्शन. यानी एक ही सेल पूरे टाइप के फंक्शन करता है तो उसको यूनिसेल्युलर बोलते हैं. वैसे ही मल्टीसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर मीन्स मल्टीपल फंक्शंस इट विल डू. सो मल्टीसेल्युलर, मल्टीपल सेल्स वर्किंग टुगेदर एंड डूइंग सम फंक्शन, इट इज कॉल्ड एज मल्टीसेल्युलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. So these are the basic types of organism you must know. And to study hereditary, we have to know about little things about DNA. In deep detail, I will tell you, but the basic full form of DNA is deoxyribonucleic acid. This DNA is used for genetic material transfer. It is used for growth and development in human beings. It is used for reproduction. ये जो DNA है वो बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, ह्यूमन बीइंग सबका एक जेनेटिक मटेरियल होता है. This DNA is somewhat like a double helical structure. यहाँ पे एक रफ स्ट्रक्चर बना है DNA का. DNA का एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम जीन बोलते हैं. ये जो जीन है वो हेरिडिटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. यानी जीन्स आर द स्मॉल सेगमेंट्स. पूरे डीएनए में जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं उनको जीन बोलते हैं. इसी डीएनए को जब तुम कॉम्पैक्ट एक स्ट्रक्चर बनाओगे, यानी एक कॉम्पैक्ट चीज को पैक करते हैं वैसा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसको क्रोमोसोम बोलते हैं. सो क्रोमोसोम इज अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, नथिंग बट अ पार्ट ऑफ ए डीएनए. यानी डीएनए इज अ वेरी बिग स्ट्रक्चर. पूरा बॉडी में डीएनए कैन नॉट स्टे लाइक अ स्ट्रैंड या फिर ऐसे एक लाइन की तरह बहुत बड़ा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है तो वो वैसे नहीं होता है बॉडी में. तो उसके अंदर जो छोटे पार्ट्स हैं उनको जीन बोलते हैं और इन सारों को कॉम्पैक्ट करके एक स्ट्रक्चर बनता है उसको क्रोमोसोम बोलते हैं. लेट्स कम टू द टॉपिक हेरिडेटरी. हेरिडेटरी इज अ थिंग वेयर parents will pass genetic traits या फिर personality traits to their children or offspring. This is called as hereditary. Why this hereditary is necessary? This hereditary is necessary क्योंकि इससे हम various hereditary disorders है जो अपने पेरेंट्स में होते हैं. कुछ डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटीज है, सिकल सेल अनीमिया है, ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जो हम जो पेरेंट्स से ट्रांसफर होते हैं चिल्ड्रंस में. सो दिस इज बेसिकली जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर. तो उसमें डिजीजेस या ये सब चीजें भी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. इसका मतलब होता है हेरिडेटरी. एंड इस हेरिडेटरी को स्टडी करेंगे तो हम इन हेरिडेटरी डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट ढूंढ सकेंगे. दैट इज व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी टू स्टडी हेरिडेटरी. देन व्हाट इट विल डू कि इट विल हेल्प अस टू प्रिवेंट फ्रॉम डिजीजेस. अगर किसी पेरेंट के प्रीवियस हिस्ट्री आपको पता है कि उनको कोई हेरिडेटरी डिसऑर्डर है और वो आपको ट्रांसफॉर्म नहीं करना है to their upcoming children, so you can prevent the hereditary disease का formation. And by knowing about this genes and DNA, the very important thing you can do is hybridization. यानी तुम एक hybrids का production कर सकते हो. So this is all about hereditary. To study hereditary in more detail, we need to study about DNA and
ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसलेशन, दिस थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस जिससे हम प्रोटीन बनाते हैं. दिस प्रोटीन सिंथेसिस इज डन इन आवर बॉडी in day to day life and every day this happens into our body. मतलब जो डीएनए है उससे हम प्रोटीन का प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. सो टू नो इन डिटेल वी नीड टू स्टडी फर्स्ट डीएनए का स्ट्रक्चर. अभी तक जो पढ़ा वो 9th स्टैंडर्ड का रिव्यू था, जैसे बेसिक ब्लॉक्स यानी सेल्स के बारे में, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, डीएनए एंड हेरिडेटरी एंड यूजेस. की हेरिडेटरी क्यों पढ़ रहे हैं हम, टू स्टडी इनटू डीप डिटेल कि पासिंग ऑफ ट्रेट्स क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होता है. उसके लिए हमें ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसको डीप डिटेल्स में पढ़ना होगा. एंड दिस डीएनए का स्ट्रक्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर 10th स्टैंडर्ड, सो यू कैन स्टडी दिस इन डिटेल. So let's start with the core studies of DNA. पहले डीएनए के लिए आई वुड लाइक टू टेल यू द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, कि डीएनए कैसे दिखता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें है. द वेरी फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू रिलेट डीएनए विथ स्नेक एंड लैडर. जो आप गेम्स खेलते हैं स्नेक एंड लैडर में, उसमें जो स्पाइरल जैसा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं डीएनए. मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट्स अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर. 2 स्ट्रैंड्स जो रहते हैं वो कॉइल्ड रहते हैं, इसीलिए इसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं. दिस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो एंटी पैरेलल रहता है. एंटी पैरेलल मतलब देयर इज वन स्ट्रैंड विच इज कॉल्ड एज 3' to 5'. 3' to 5' एक स्ट्रैंड रहता है, उसके ऑपोजिट में 5' to 3' एक स्ट्रैंड रहता है. ऐसे 2 स्ट्रैंड्स रहते हैं जो ऑपोजिट रहते हैं. सिंपल वर्ड्स में 3 to 5 एक जगह पे और 5 to 3 दूसरे जगह पे, वैसे 2 स्ट्रैंड्स कॉइल्ड रहते हैं. और ये जो पूरा स्ट्रैंड है डीएनए का वो न्यूक्लियोटाइड से बना रहता है. यानी ये जो न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं वो डीएनए का एक स्ट्रक्चर पूरा बनाते हैं. सो दिस न्यूक्लियोटाइड्स ये जॉइन करते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. जब ये कॉइलिंग होता है डीएनए का, दिस कॉइलिंग यू कैन सी, इसमें मेजर और माइनर ग्रूव्स क्रिएट होते हैं. ग्रूव्स मतलब एक शैलो खड्डे जैसा क्रिएट होता है, मेजर मतलब बड़ा. सो एक जगह पे बड़ा ग्रूव आएगा, मेजर ग्रूव आएगा, दूसरे जगह पे माइनर ग्रूव आएगा यानी छोटा. सो ये थ्रू आउट द डीएनए के स्ट्रक्चर में आपको ये ग्रूव्स देखने को मिलेंगे, मेजर एंड माइनर ग्रूव्स. सो ये जो पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियोटाइड से बना है. सो लेट्स स्टडी नाउ व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर है जिसमें नाइट्रोजनस बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर. जैसे हम अभी डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें शुगर कौन सा होगा, डीऑक्सीराइबोस. डीएनए का फुल फॉर्म इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. सो डीऑक्सीराइबोस इज द शुगर, इसीलिए ये शुगर मॉलिक्यूल अटैच होता है और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल यानी एक फॉस्फोरस का ग्रुप अटैच्ड होता है. तो ये तीनों चीजें मिलके बनती है न्यूक्लियोटाइड. व्हाट इज इट, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर दैट इज डीऑक्सीराइबोस और फॉस्फेट. सिमिलरली जब आरएनए का एक मॉलिक्यूल बनता है उसमें ये जो शुगर है, इसमें जो शुगर यूज किया है वो डीऑक्सीराइबोस है, लेकिन आरएनए में सिर्फ राइबोस शुगर यूज होगा. इंस्टेड ऑफ डीऑक्सी ओनली राइबोस विल बी यूज्ड. तो राइबोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ये आरएनए में यूज होगा. और डीएनए के लिए इट इज यूज्ड एज नाइट्रोजनस बेस प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट. ये जो नाइट्रोजनस बेस है इसके 2 टाइप्स है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस जिसको बोलते हैं प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स. प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स. प्यूरिन्स में 2 टाइप के बेसिस आते हैं. एक है ए दैट इज एडेनाइन, जी विच इज गुआनाइन. पिरिमिडिन्स में 3 टाइप के बेसिस आते हैं. टी दैट इज थायामीन. ये जो थायामीन है वो सिर्फ डीएनए के अंदर मिलता है, यानी नाइट्रोजनस बेस पिरिमिडिन टाइप का जिसमें थायामीन है वो सिर्फ डीएनए के अंदर होगा, यानी थायामीन इज प्रेजेंट ओनली इन डीएनए.
नॉट इन आरएनए। इंस्टेड ऑफ दैट आरएनए में आपको ये वाला pyrimidine बेस मिलेगा, दैट इज यूरासिल. सो यू फॉर यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए and cytosine is present in both DNA and RNA. ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है, इनका एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है. ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है, ये पूरे डीएनए के स्ट्रक्चर में थ्रू आउट देखा जाता है. ये बेस पेयरिंग ऐसे होगा हमेशा. A will bind to T. A will always bind to T and G will always bind to C. A का बाइंडिंग जो T के साथ होता है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ होता है, और G का बाइंडिंग जो C के साथ होता है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ होता है. वो मैंने नोटिफाई किया है, दिस 2 बॉन्ड्स स्टेटिंग दैट 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर देयर, और G के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है. सो A will always bind to T, G will always bind to C. ये जो बेस पेयरिंग है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. ये स्ट्रक्चर में आप थ्रू आउट देख सकते हो. A इज बाइंडिंग टू T, T इज बाइंडिंग टू A, C इज बाइंडिंग टू G, G इज बाइंडिंग टू C. इट इज वन एंड द सेम. सो एडेनाइन विल ऑलवेज बाइंड टू थायमिन, गुआनाइन विल ऑलवेज बाइंड टू साइटोसिन. दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग प्रेजेंट इन डीएनए मॉलिक्यूल. ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो एक साथ ज्वाइन होते हैं. सो दिस न्यूक्लियोटाइड्स व्हेन दे गेट ज्वाइन टुगेदर दे आर कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. यानी ये डीएनए को स्ट्रैंड जो होता है उसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी बोल सकते हैं. पॉली मतलब बहुत सारा, और न्यूक्लियोटाइड का मतलब मैंने अभी बताया. सो न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक साथ आना, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. Once again I will brush up with the nucleotide part. न्यूक्लियोटाइड जो है उसका मतलब है नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर. इट कैन बी आइदर डीऑक्सीराइबोस या फिर राइबोस. डीऑक्सीराइबोस कब होगा? जब डीएनए बन रहा है, और राइबोस कब होगा? जब आरएनए बन रहा है. एंड अ फॉस्फेट ग्रुप इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड. इसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस है, ये नाइट्रोजनस बेसिस 2 टाइप के होते हैं, purines and pyrimidines. Purines में you have 2 categories, A and G. A is called as adenine, G is called as guanine. Pyrimidines में 3 टाइप्स है, थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल. थायमिन जो है वो सिर्फ डीएनए के अंदर मिलता है, और यूरासिल जो है वो सिर्फ आरएनए के अंदर मिलता है. A will always bind to T, G will always bind to C. What about यूरासिल? जब हम आरएनए पढ़ेंगे तो यूरासिल जो बाइंड होता है वो A से होता है इंस्टेड ऑफ T. यानी A will bind to U in case of RNA, but in case of DNA A will bind to T. These bindings have 2. A will bind to T in 2 hydrogen bonds and G will bind to C in 3 hydrogen bonds. This all will make a structure of DNA, that is a double helical structure of DNA with complementary base pairing. This pairing is called as complementary base pairing and the strands are anti-parallel. ये जो एक strand है वो 3' to 5' है, and दूसरा strand है वो 5' to 3' है. इस पूरे न्यूक्लियोटाइड को एक साथ बाइंड करने के लिए इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए. व्हाट इज द यूजेस ऑफ डीएनए? डीएनए को पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि डीएनए जो है वो एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. तो हम हेरिडिटरी पढ़ रहे हैं, तो हेरिडिटरी में हम पढ़ने वाले थे ट्रीटमेंट और डिजीज का डायग्नोसिस, हाइब्रिडाइजेशन. तो इन सब चीजों के लिए डीएनए का पढ़ना बहुत जरूरी है. डीएनए विल टेल अबाउट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमें देगा कि किसी चीज का जेनेटिक इंफॉर्मेशन अगर हमें पता है तो हम उसका हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं, या फिर उस डिजीज के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर निकाल सकते हैं. या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं टू नो व्हाई वी आर स्टडिंग दिस डीएनए. डीएनए के बाद वी विल बी स्टडिंग नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसलेशन. These 3 processes are connected with DNA. This will tell you, for studying this I will first tell you RNA के टाइप्स और RNA के बारे में. उसके बाद में आपको ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलोकेशन पढ़ाएंगे. So that is also a very important part.
प्रोटीन सिंथेसिस, द नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद प्रोटीन सिंथेसिस, उसके पहले हम जानते हैं व्हाट इज प्रोटीन। एवरीबडी हैज हर्ड द नेम ऑफ प्रोटीन। इट्स वेरी सिंपल। प्रोटीन हमारे डे टू डे लाइफ में हमको बहुत ज़रूरी होता है, बट नेसेसरी नहीं है कि हर प्रोटीन हम खाते हैं, जो भी खाना उससे हमको मिलता है वही प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होता है। सो व्हाट हैपेंस, कभी कभी हमारा बॉडी खुद से भी प्रोटीन बनाता है। ये जो प्रोटीन बना रहा है वो अपने बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बाकी के सारे फंक्शंस रेगुलेट करता है इन आवर बॉडी। सो दिस प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको हम डीएनए के साथ बनाएंगे। सो यूजिंग डीएनए वी विल मेक दिस प्रोसेस। सो दिस प्रोसेस यानी डीएनए को यूज करके जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं आरएनए को लेकर, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल डॉगमा। मतलब इसमें डीएनए जो प्रोटीन सिंथेसिस का इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, डीएनए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, वो साथ ही साथ में प्रोटीन सिंथेसिस का भी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। सो डीएनए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल इन अ बॉडी बिकॉज इट स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस ऑल्सो। सो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का इंफॉर्मेशन है उसको निकालने के लिए वी यूज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एज आरएनए, और इसको बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। व्हाट इज आरएनए नाउ? आरएनए जैसे डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज कॉल्ड एज राइबोन्यूक्लिक एसिड। जैसे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था, वैसे आरएनए जो है वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, एक सिंगल ऐसा स्ट्रैंड रहेगा, उसको बोलते हैं आरएनए, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका कंपोजिशन सेम है जैसे हमने डीएनए में बताया था कि नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट इज कॉल्ड एज आरएनए, लेकिन इसमें सिर्फ इतना चेंजेस है, जो नाइट्रोजनस बेस हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा होगा? ए और यू, यानी एडेनाइन और यूरासिल, गुआनाइन और साइटोसिन, ये दो बेसिस रहेंगे। इट विल नॉट इंक्लूड थायामीन जो डीएनए में था। सो आरएनए में क्या होगा? एक तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है और इसमें क्या है? नाइट्रोजनस बेस। कौन से नाइट्रोजनस बेसिस है? ए और यू, जी और सी। इसका भी बेस पेयरिंग कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी ए विल पेयर टू यू इन केस ऑफ आरएनए और जी विल पेयर टू सी। इसमें बॉन्ड्स भी वैसे ही रहेंगे, जैसे डबल बॉन्ड इज जॉइनिंग ए टू यू यानी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, जी टू सी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, इसीलिए इसको 3 डैशेस के साथ में रिप्रेजेंट किया है। सो प्लस का शुगर, इसमें शुगर कौन सा होगा? राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी राइबो शुगर होगा। डीएनए में कौन सा शुगर होता है? डीऑक्सीराइबोज। सो राइबो शुगर प्लस फॉस्फेट, दिस होल मॉलिक्यूल यानी ये पूरा एक कॉम्बिनेशन क्या बनाएगा? आरएनए। सो यू अंडरस्टूड व्हाट इज आरएनए? आरएनए इज अ राइबोन्यूक्लिक एसिड। इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर जिसमें नाइट्रोजनस बेस होता है, ए और यू, जी और सी, शुगर और फॉस्फेट। ये एक क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, राइट द डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। उसमें तुम ये डिफरेंस लिख सकते हो, शुगर कौन सा है आरएनए में, डीएनए में शुगर कौन सा है, कौन से नाइट्रोजनस बेसिस यूज होते हैं, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। ऐसे 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। और आरएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल सिर्फ वायरसेस में होता है, ह्यूमन बींग्स में आरएनए कभी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। ह्यूमन बींग्स में हम आरएनए का यूज क्यों करते हैं? सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जो यहाँ पे सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं उसको, यानी हम डीएनए के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, आरएनए को यूज करके प्रोटीन बना रहे हैं। सो इसीलिए ये यूज होता है। सो देयर आर टाइप्स ऑफ आरएनए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। mRNA also called as messenger RNA, tRNA also called as transfer RNA, rRNA also called as ribosomal RNA। ये 3 टाइप्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ आरएनएस है। यही 3 टाइप ऑफ आरएनए 3 प्रोसेसेस करते हैं जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ये 3 प्रोसेसेस अपने बॉडी में होता है जिससे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। सो इन तीनों प्रोसेस के लिए ये तीनों टाइप्स के आरएनए बहुत जरूरी है। mRNA which is called as messenger RNA,
tRNA which is called as transfer RNA and rRNA which is called as ribosomal RNA. This two diagrams I will explain you, जिसमें ये जो फर्स्ट पार्ट है यानी यहाँ जो भी हो रहा है वो न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है. सो इमेजिन वॉट एवर थिंग्स जो यहाँ पे हो रहे हैं वो सारे न्यूक्लियस के अंदर हो रहे हैं और यहाँ पे जो भी चीजें हो रही है वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है. सो टू वेज आर देयर. एक सेल है उसमें दो पार्ट्स है, न्यूक्लियस जहाँ पे डीएनए होता है और साइटोप्लाज्म बाहर का पार्ट है. ये बेसिक 9th में मैंने बताया स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. सेल में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको आइडियोलॉजी रख के आप इस चीज को इमेजिन करो. सो इस न्यूक्लियस के अंदर देयर इज डीएनए. डीएनए अभी मैंने बताया इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. सो डीएनए जो है मेरा ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है. इस डीएनए को, ये जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, इसको तोड़ा जाता है यूजिंग अ एंजाइम कॉल्ड एज आरएनए पॉलीमरेज. कौन सा एंजाइम? आरएनए पॉलीमरेज. ये जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता है. मैंने बोला ए और टी जैसे डीएनए में है वैसे ए और यू, जी, सी, ये जो इसके बीच में जो बॉन्ड्स है उससे ये स्ट्रक्चर यानी ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ज्वाइंट है. तो इस बॉन्ड्स को तोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है? आरएनए पॉलीमरेज. जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को तोड़ता है उसके बाद यहाँ पे एक नया एमआरएनए का टेम्पलेट बनता है. ये जो एमआरएनए का टेम्पलेट है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ए विल ऑलवेज बाइंड टू यू, जी विल ऑलवेज बाइंड टू सी. ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इनका. सो ये सपोज मेरा इतना पार्ट ऑफ द डीएनए प्रोटीन दे रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस का इंफॉर्मेशन कोड कर रहा है. ये जो पार्ट है वो प्रोटीन सिंथेसिस का इंफॉर्मेशन कोड कर रहा है और तुम्हें इसके लिए एक प्रोटीन बनाना है. तो सबसे पहले डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो ब्रेक होगा, यानी ये डबल स्ट्रैंड है वो ब्रेक होगा यूजिंग एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज. उसके बाद एक स्ट्रैंड एमआरएनए का बनेगा जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा इस डीएनए के स्ट्रैंड से. इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ये जो एमआरएनए है, जैसे इसका नाम है एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, व्हाट इट विल डू, ये पूरा मैसेज अपने पास रखेगा कि कौन सा प्रोटीन बनाना है और ये मैसेज को लेके ये बाहर जाएगा. यानी नाउ इट इज गोइंग आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से बाहर जा रहा है ये मैसेज को लेके. और ये मैसेज लेके एमआरएनए बाहर आता है और ये बाइंड करता है किसको? आरआरएनए को. ये सब हो रहा है साइटोप्लाज्म में. सो दिस एमआरएनए विल कम आउट एंड इट विल बाइंड टू आरआरएनए. सो ये जब आरआरएनए पे बाइंड करेगा इस प्रोसेस इसमें वो एक स्टार्ट कोडॉन ढूंढेगा. स्टार्ट कोडॉन मतलब अपना प्रोटीन सिंथेसिस का काम जो है वो उसको स्टार्ट करना है. तो उसके लिए एक कोड रहता है. जैसे कोडॉन मतलब ट्रिपल कोड, जैसे AUG. कोडॉन का मतलब होता है कि ट्रिपलेट कोड यानी 3 लेटर्स, कोई भी 3 अमाइनो एसिड्स जैसे A, G, C, U, ऐसे कोई भी 3 कोड्स जो उसको स्टार्ट करेंगे, इनिशिएट करेंगे प्रोसेस को. तो वो पहले उसको आरआरएनए एमआरएनए से अटैच होकर अपना स्टार्ट कोडॉन ढूंढेगा और ट्रांसलेशन का काम शुरू करेगा, यानी जो मैसेज है उसको ट्रांसलेट करेगा. सो नाउ इट इज ट्रांसलेटिंग द मैसेज. एट द सेम टाइम जो tRNA है, जैसे ही इसको स्टार्ट कोडॉन मिलता है tRNA के पास एंटी कोडॉन होता है, यानी इसका उल्टा. उल्टा मतलब A को कौन ज्वाइन करेगा? U. U को कौन ज्वाइन करेगा? A. G को कौन ज्वाइन करेगा? C. वैसा इसका उल्टा यानी कोडॉन का उल्टा ऑपोजिट इज कॉल्ड एज एंटी कोडॉन. वो लेके tRNA mRNA को अटैच होगा और mRNA को अटैच होने के बाद वो ट्रांसलोकेट करेगा. एक प्रोटीन का एक अमाइनो एसिड बनाएगा, दूसरा अमाइनो एसिड बनाएगा और इसी तरह वो सारे अमाइनो एसिड्स बनाते जाएगा. दिस अमाइनो एसिड्स आर बेसिक स्ट्रक्चर्स फॉर प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है. सो ये ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस अमाइनो एसिड्स बना रहा है और ये अमाइनो एसिड्स जो है वो एक प्रोटीन बनाएंगे. आई विल रिपीट द प्रोसेस वंस अगेन. ये जो प्रोसेस है फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन का, ये हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर जहाँ पे डीएनए है. डीएनए हैज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. जो डबल स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर है वो ब्रेक होता है
और वो एक आरएनए पॉलीमरेज यानी ये एक एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है और डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में क्रिएट करता है और उसके वजह से एमआरएनए का एक टेम्पलेट यानी एक स्ट्रैंड बनता है जो इसके ऑपोजिट होता है, यानी ए विल जॉइन टू यू, जी विल जॉइन टू सी, इसको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। जैसे ये एमआरएनए बनेगा यानी मैसेंजर आरएनए बनेगा, ये मैसेंजर आरएनए बाहर जाएगा इनटू द साइटोप्लाज्म एंड इट विल ट्रांसलेट द मैसेज बाय बाइंडिंग टू आरआरएनए। सो ये आरआरएनए को बाइंड करेगा और ट्रांसलेशन का काम करेगा। एट द सेम टाइम इट विल आल्सो डू ट्रांसलोकेशन, यानी द टीआरएनए विल गेट अटैच्ड टू दिस एमआरएनए and it will do translation. So this is in cytoplasm. This is how the protein synthesis का process ends over here.